हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस इज रोहित। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टार्ट नहीं करा, या फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले वो जो पहला चैप्टर है उसको क्यों नहीं डील करा। तो मैं ये बता दूं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें लेंथी बहुत टाइम लगता है, उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। बट एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर आप उसकी सिर्फ टेबल्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत होती है और कुछ बहुत थोड़े बहुत जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, कि जैसे sin थीटा इक्वल टू p बाय h होता है, ठीक है, cos थीटा v बाय h होता है, tan थीटा v बाय h होता है, बस हमें सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। जहाँ तक मेरे ख्याल से √3 √2 और ये छोटे छोटे जो वेरिएबल्स हैं इनकी बस जरूरत पड़ती है, बाकी इसमें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती और ये चैप्टर जल्दी से फिनिश भी हो जाता है। मेरे इस पार्ट के जो वीडियो में है ये 4 पार्ट्स में बनाया गया। पहला तो इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा टाइप 1 क्वेश्चंस, तीसरा टाइप 2 क्वेश्चन और चौथा टाइप 3 क्वेश्चन। जनरली टाइप 3 क्वेश्चंस को बोर्ड में पूछा जाएगा और टाइप 1 क्वेश्चंस को बस अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाया जाता है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहला पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला पार्ट है इसमें हम 3 चीजों को बेसिकली डील करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो पहली वाली चीज होगी वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पहली जो टॉपिक टाइटल हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड जो टॉपिक होगा टाइटल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेकंड जो टाइटल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। थर्ड टॉपिक है, थर्ड टाइटल जो हम पढ़ेंगे वो मीन लेवल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीन लेवल। तो हमें इन 3 टॉपिक्स को बेसिकली इस पहली वीडियो का पहले पार्ट में एओटी के पार्ट में, इसे बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में एओटी भी कहा गया है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहला जो होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड जो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और थर्ड जो होगा वो क्या होगा, मीन लेवल। तो एक ही करके हम इन सबको देखते हैं आखिर क्या क्या है। पहला टाइटल एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को स्टार्ट करने से पहले तो मैं ये बता दूं कि आखिर एलिवेशन क्या होता है। हमें पहले एलिवेशन की मीनिंग को समझना होगा। आप लोगों ने अगर देखा हो कि जैसे अगर मॉल्स में जाते हैं अपन, या फिर किसी स्टेशन में गए होंगे, या फिर किसी डीबी मॉल का ही अपन ले लेते हैं, तो एलिवेटर नाम का एक शब्द सुना होगा, या फिर एस्केलेटर जिसे कहते हैं। अगर आप मॉल्स में जाएंगे तो आपको लिफ्ट मिलेगी, उन लिफ्ट को एलिवेटर कहा जाता है। और जैसे कि अगर आप स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पे एस्केलेटर का यूज करा जाता है। तो एस्केलेटर और एलिवेटर एक ही काम करते हैं, अपन को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो एलिवेशन का भी यहाँ पे बेसिक मीन एक ही चीज है कि अपन को नीचे से ऊपर जाना है। मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ व्यू होगा या फिर जो एंगल बनेगा, आंखों से देखते समय जो एंगल बनता है किसी चीज को, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। इसको और अच्छे समझने के हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। अगर ये एक ऑब्जर्वर है और वो किसी बिल्डिंग को देख रहा है, किसको देख रहा है, बिल्डिंग, ए बी नाम की एक बिल्डिंग है, ए बी नाम की एक बिल्डिंग है, और ये एक ऑब्जर्वर है। अगर ये ऑब्जर्वर नीचे की तरफ खड़ा हुआ है, सपोज इसकी हाइट यहाँ पर है और ये ग्राउंड है, तो अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और वो बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देखना चाहता है, तो डेफिनेटली वो अपनी पलकों को इस वाले लेवल से, पहले तो वो सामने देख रहा होगा, सपोज करो कि कोई सामने कोई चीज देख रहा है, उस लेवल से ऊपर की तरफ अपनी पलकें उठाएगा। ठीक है, और जैसा कि एस्केलेटर और एलिवेटर में क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाना है, उसी तरीके से ये जो ऑब्जर्वर है अपनी पलकों को सामने की तरफ से ऊपर की तरफ टिल्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ। इसी को नीचे से ऊपर की तरफ के इंक्लिनेशन को हम, ये जो एंगल जो बनता है, ये एंगल जो ऑब्जर्वर अपनी आई को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है, इससे ही हम क्या कहते हैं, थीटा। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम दिया गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक और बार समझा देता हूँ कि बेस ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, अब सबसे पहले वो कहाँ देखेगा, अपने मीन लेवल पे देखेगा। हम थर्ड वाले पॉइंट में ये भी देखेंगे कि आखिर मीन लेवल क्या होता है। बट यहाँ तक कि आप समझ जाइए कि कोई भी इंसान अगर सीधा देख रहा है तो उसका मीन लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज को अगर सीधे तरीके से देख रहा है तो वो क्या कहलाएगा, उसका मीन लेवल। उस मीन लेवल से अगर वो इंसान अपनी पलकें ऊपर की तरफ उठा रहा है
डेफिनेटली ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ गया था क्योंकि उसे पॉइंट ए देखना था, तो उसको क्या कहेंगे अपन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यही चीज नीचे की तरफ हो जाए, मीन लेवल से अगर कोई इंसान नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर चर्चा करते हैं। एंगल ऑफ सेकंड राइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम याद कैसे रखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो मैं बता दूं कि एलिवेशन के लिए आप एक ही वर्ड याद रखिए, वो क्या होता है कि एलिवेटर और एस्केलेटर, आपको समझ में आएगा कि नीचे से ऊपर जाना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में डी वर्ड को कंसंट्रेट करते हुए एक ही शब्द याद रखना जो कि होता है डाउन। क्या होगा, डी वर्ड से हम एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या रखना है, डाउन। डाउन मतलब अगर मीन लेवल से, अगर आप मीन लेवल से नीचे की तरफ अपनी पलकें झुका रहे हैं तो डेफिनेटली जो एंगल वहां पे बन रहा होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इसको भी एक एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज एक ऑब्जर्वर है और वो ऐसे खड़ा हुआ और ये ग्राउंड है, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे वो खड़ा हुआ था और वो किसी पॉइंट को नीचे की तरफ देखने वाला है। कहाँ, ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, कहाँ है, जो पॉइंट है वो कहाँ है, पी पॉइंट ग्राउंड पे लाई कर रहा है। और इस बंदे को या फिर जो भी खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, उसे कहाँ देखना है, इस पॉइंट को देखना है, पी पॉइंट को देखना है यहाँ पे। तो पी पॉइंट को देखने के लिए सबसे पहले तो वो सामने की तरफ देखता होगा, और यही सामने देखने वाला हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर मीन लेवल इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीन लेवल। अब अगर इस ऑब्जर्वर को, इस पॉइंट को अगर देखना है तो डेफिनेटली उसे कहाँ देखना होगा, नीचे की तरफ अपनी पलकें झुकानी होगी। अगर नीचे की तरफ अपनी पलकें झुकानी है तो वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है। ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। मीन लेवल से पॉइंट पी तक के लेवल पे जो बनने वाला एंगल होता है ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखेंगे जिसमें ये समझाया गया था कि आखिर मीन लेवल क्या होता है। मीन लेवल, आई होप कि इतने दो टाइटल को समझने के बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आखिर मीन लेवल क्या होता है। मीन लेवल बस स्ट्रेट देखने वाला एक लेवल होता है, बट फिर भी समझ लेते हैं आखिर मीन लेवल क्या होता है। थर्ड पॉइंट, मीन लेवल। अच्छा, मीन लेवल को एक और चीज कही जाती है जिसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। इसे और क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल कहा जाता है। अच्छा, इसे हॉरिजॉन्टल लेवल क्यों कहते हैं, हर कोई जानता है कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट। ये वाली चीज क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। अगर कोई लेफ्ट टू राइट के पीरियड में अगर स्पान हो रहा है किसी चीज का, या फिर कोई चीज फैल रही है या फिर बना रहे हैं लेफ्ट टू राइट, वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल डेफिनेटली क्या होगा, जो ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम के अप्रोच को क्या कहा जाता है, वर्टिकल लेवल कहा जाता है। लेकिन अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, मीन लेवल, इसलिए मीन लेवल को हॉरिजॉन्टल लेवल भी कहा जाता है। तो कुछ नहीं है, अगर कोई ऑब्जर्वर है, सपोज ये ऑब्जर्वर है, अगर उसे एक बिल्डिंग को देखना है, ये ए और ये एक बिल्डिंग है, ए भी एक बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। अगर इस ऑब्जर्वर को ऊपर की तरफ देखना है, बिल्डिंग के टॉप को देखना है, किसको देखना है, टॉप को, और टॉप पॉइंट कहाँ पे, ए पे। तो अगर इस किसी ऑब्जर्वर को बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देखना है तो वो डेफिनेटली पहले तो सामने दिखेगा, कहाँ दिखेगा, सामने की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे। तो ये वाली जो लाइन है यही कहलाता है हॉरिजॉन्टल लेवल और मीन लेवल। क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर मीन लेवल। अब इसी हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर उसे पॉइंट ए को देखना है, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट को देखना है, तो डेफिनेटली वो अपनी पलकों को कहाँ की तरफ ले जाएगा, ऊपर की तरफ अपनी पलकों को ले जाएगा। तो जब ऊपर की तरफ ले जाएगा तो मीन लेवल से या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल ऊपर की तरफ उठता है इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी मीन लेवल से अगर उसे बिल्डिंग के फुट को देखना है, किसको देखना है, फुट कहाँ पे है, बी पॉइंट पे। अगर इसी मीन लेवल से उसे बिल्डिंग के फुट को देखना है तो डेफिनेटली उसे अपनी पलकें कहाँ पे ले जानी पड़ेगी, नीचे की तरफ। और इस मीन लेवल से इधर नीचे तक जाने वाला जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये एरो देखिएगा, एरो को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करते चलना है। ये एंगल नीचे की तरफ आ रहा है तो इस एंगल को थीटा डैश मान लेते हैं सर, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एक बार फिर समझा दूं, ऑब्जर्वर अगर मीन लेवल से ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर ऑब्जर्वर अपने मीन लेवल से नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और ये जो सेंटर लाइन होती है जो स्ट्रेट दिखता है उसे ये अपन क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर मीन लेवल। आई होप कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और मीन लेवल काफी अच्छे समझ में आया होगा। और तो अब अपन पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। आखिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज कैसे करेंगे, इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा बेसिकली आपको ये समझाने वाला हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसको याद कैसे रखें और इसका आखिर इधर यूज कैसा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैं एक बात बता दूं, 10th क्लास में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी आप चैप्टर की बात करोगे जिसमें मेनली कंस्ट्रक्शन या फिर किसी डायग्राम की चर्चा होती है, जैसे सर्कल्स हो गया या ट्रायंगल्स हो गया, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही ज्यादा नीड है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका यूसेज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे बहुत अच्छे समझ लीजिए आखिर क्या होता है, मैं बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहला पॉइंट जो पाइथागोरस थ्योरम में आ रहा है, ओनली एप्लीकेबल टू only applicable to right angle triangle। इसमें right angle triangle ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर आप किसी पे अप्लाई कर पाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 90 डिग्री का एंगल होना ही चाहिए। और उस राइट एंगल ट्रायंगल की फिर अपन बाकी की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं आपके पाइथागोरस थ्योरम में और क्या क्या होता है। तो जैसे कोई ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होंगे, ए बी और सी, और एक एंगल हमेशा 90 डिग्री की तरफ होगा। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड को अपन क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। क्या कहा जाता है इसे, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड को। यहाँ पे चीज दिख रहा है ना, ये वाला एरो बना के आप ऐसे बनाइए तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हाइपोटेन्यूस दिखेगी। और ये जो बाकी की दो साइड होती है जैसे ए बी और बी सी हो गई, क्या है, एक ए बी है और एक है बी सी। तो ये जो ए बी और ये जो BC होती हैं, इन दोनों में से दोनों ही परपेंडिकुलर और बेस का रूप ले सकती हैं। जैसे ये वाला हो गया तो इसको अपन परपेंडिकुलर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर जिस लाइन पर रहती है उसे हम बेस कहते हैं। तो ये वाली लाइन क्या बनती है, बेस, ये बेस होती है। इन दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है, ये बेस यहाँ पे भी हो सकता है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस क्वेश्चन को, किस एंगल को यहाँ पे ले रहे हो, किस एंगल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अगर अपन इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि अपन किस एंगल को ले रहे हैं, उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। आगे देखते हैं थोड़ा, आखिर इसका फॉर्मूला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का आखिर फॉर्मूला क्या है। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस। ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, बेस। ये बेस का है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस। तो इसका फॉर्मूला आखिर क्या होता है, तो मैं एक लाइन कह रहा हूँ, उस लाइन को आप ध्यान से सुनिए और उसको मैं लिख भी देता हूँ, और उसको ही याद करना है, एक तरीके से रट लेना, जिसकी वजह से वो हमेशा याद रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम कभी नहीं भूलेंगे। तो वो लाइन ये है, the square, the sum of the square of the two sides is always equal to, the sum of the square of the two sides is always equal to the longest side स्क्वायर। इसको अगर अपन इसको अगर अपन दोबारा पढ़ेंगे, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, दो साइड्स के स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। यही चीज है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर का मतलब क्या है, जो बाकी की दो साइड्स का स्क्वायर का सम होगा वो तीसरी जो सबसे लंबी साइड होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा।
इसको अगर अपन हिंदी में देखें तो एक तरीके से और बोल सकते हैं कि सबसे लंबी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर का सम। जो पाइथागोरस थ्योरम से बेस्ड है क्वेश्चन आता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए बी और सी पे राइट एंगल है, एंगल बी पे राइट एंगल है, एंगल बी पे क्या है राइट एंगल। अच्छा अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ये वाली जो लेंथ है ए बी जो लेंथ है वो कितनी 3 सेंटीमीटर की और बी सी जो लेंथ है वो कितनी 4 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की। हमें निकालना है कि हाइपोटेनस क्या होगी, हाइपोटेनस की लेंथ निकालना है, हमें ये वाली लेंथ को पता करना है। डेफिनेटली क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। किस पे एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। हम लोगों ने अभी देखा कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हर कोई जानता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पर बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें कैलकुलेट करनी है। परपेंडिकुलर हमें पता है कि कितना है, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर ये हमें नहीं है तो ये कितनी हुई है 3 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर या 4 दिया हो जो भी दिया हो तो 4 का स्क्वायर कर लिया। दैट मींस h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, h स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25 और हमें h की वैल्यू चाहिए ना कि h स्क्वायर की। दैट मींस यहां से 110% श्योर यहां से 2 को हटाया गया होगा। अगर स्क्वायर यहां से हटता है तो इक्वल टू के अपोजिट साइड जस्ट अपोजिट अंडर रूट लगता है। क्या लगता है? अंडर रूट। हर कोई ये जानता है कि h इक्वल टू यहां से फर्दर से अपन सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 25 ऐसे दो नंबर को जो मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आता है 25। अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5। दैट मींस हाइपोटेनस हमारी कितनी आई 5 आई। यहां पे समझ लेंगे हाइपोटेनस 5। आई होप कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इन तीनों में से किसी दो क्वांटिटी अगर गिवन है तो इन तीनों में से किसी एक को फाइंड कर सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम था। आई होप कि समझ में आया होगा। That's all for today.